हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसपी लेसन यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप पुनिया एक बार फिर आपके साथ एनटीपीसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ। और हम जैसे कि हम कर रहे थे पीछे की जो भी पेपर हुए हैं आपके एनटीपीसी के, उनके एक्सेप्टेड क्वेश्चन और आगे आने वाले पेपर के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहेंगे, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को बेस करके ये जो हमारे क्वेश्चन है ये तैयार किए जा रहे हैं और उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इसमें हेल्प मिल रही होगी, इस टाइप के आप क्वेश्चन अगर करके जा रहे हैं तो, क्योंकि एज डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके उनको सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा हमारे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन दिया गया पेपर में, एचसीएफ आपको निकालना है। एलसीएम एचसीएफ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एचसीएफ आपको निकालना है 1/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। 1/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 फ्रैक्शन में आपको दे रखा है। और आपसे पूछा गया कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, एक आपको एलसीएम पूछ सकता है या फिर एचसीएफ पूछेगा। यहाँ पे एचसीएफ पूछा गया है, तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे फ्रैक्शन में जब वैल्यू दे रखी हो। तो फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू है तो इसका एचसीएफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सी वैल्यू कट रही है आपस में, ऊपर नीचे कोई कट रहा है, नहीं कट रहा कोई भी। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ हमें निकालना है। तो हमेशा क्या करोगे आप, ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ और नीचे की संख्याओं का एलसीएम। अब देखो ऊपर कोई कॉमन है नहीं है, कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना आएगा 1। नीचे की संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है 3, 4, 5, 6 और 7 का। तो एलसीएम आप निकालोगे, इनका एलसीएम निकल के आएगा कितना 7 6 42, 420। ये कट रहा है ना सभी से 420। तो यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना 1/420, 1/420, 1/420 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। जब भी फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दे रखी हो और आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा हो तो जो भी चीज पूछ रहा है ऊपर वही निकालिएगा, नीचे बचती रिमेनिंग आपको निकालना है। जैसे एलसीएम पूछ रहे तो नीचे एचसीएफ आ जाएगा, फिर यहाँ पे एचसीएफ पूछा गया तो नीचे एलसीएम आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन था 1 - 1 + 1 - 1 और ये आपको दे रखा है 101, 101 टाइम। आपको आंसर बताना है। अगर हम एक एक करके इस प्रकार से माइनस प्लस करते जाएं तो 101 बार इनको करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो क्या निकल के आएगा। तो सभी बच्चों को पता है कि 1 - 1 और 1 + 1 ऐसे 50 जोड़े बनेंगे। ये क्या होता जाएगा, कटता जाएगा और 50 जोड़ों में कटता जाएगा तो बचेगा कितना, 1। बचेगा कितना, 1। यानी ये स्टार्टिंग के आपके कट जाएंगे कितने 100 और बचेगा कितना लास्ट में 1। अब आपको ये देखना है कि लास्ट का पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जहां से स्टार्टिंग हुई वही लास्ट में आएगा, क्योंकि 50 के बाद 50 जोड़ों के बाद 51वां जोड़ बनेगा, वो स्टार्टिंग से बनना स्टार्ट होगा। और स्टार्टिंग में कितना है +1, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 इज राइट आंसर। तो ये थोड़े से सोचने के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़े इनमें, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के करिएगा, आप ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। 101 बार जोड़ना था तो सभी को पता है कि अगर 50 जोड़े बनेंगे +1 और -1 का तो वो 0 होते जाएंगे। 51वां जोड़ा बनेगा वही आपका आंसर होगा। और 91 में क्या आएगा आपका 1, और वो भी कौन सा पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, +1 हो जाएगा। फिर है ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं। ए किसी काम को शुरू करता है 12,000 रुपए लगाकर, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बी उस काम में अपनी साझेदारी करता है कितने रुपए के साथ, 18,000 रुपए के साथ। लेकिन फिर कहता है कि बी ने ये जो पैसे लगाए हैं वो लगाए हैं कितने टाइम के बाद, आफ्टर 2 मंथ।
एक काम शुरू करने के 2 महीने के बाद पार्टनरशिप करता है कौन? बी। और आपको दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ जो है आपका वो है कितना? टोटल प्रॉफिट है वो आपका है कितना? 1800 रुपए। टोटल प्रॉफिट अगर 1800 रुपए है तो आपसे पूछा गया है कि दोनों का हिस्सा बताएं कितना कितना आएगा। अब एक बात बताओ, ये बंदा स्टार्टिंग से काम कर रहा है, ये बाद में आया है, तो ज्यादा दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। लेकिन प्रॉफिट हमेशा किसमें बटेगा? जो राशि का उनका, क्योंकि जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पे देखो इनका रेशो हमने निकाला, ये कितना? 2, और ये कितना आएगा हमारा? 3। 2:3 है। 2 महीने के बाद आता है तो ये कितने महीने काम करेगा? 10 महीने काम करेगा। ये स्टार्टिंग से लग रहा है तो ये कितने महीने करेगा? 12 महीने करेगा। काट दो जो आपस में कट रहे हैं वो। ये 3 से कटेगा कितनी बार? 4 टाइम। और ये 2 से कटेगा कितने टाइम? 5 टाइम। यानी कि उनका जो रेशो बटेगा वो कितने में बटेगा? 4:5 में। यानी इसको 4 रुपए प्राप्त होंगे, इसको 5 प्राप्त होंगे। लेकिन टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है? 9। लेकिन पेपर में दे रखा कितना? 1800। कितने गुना हो गया? 200 गुना। अब इनका हिस्सा बांट दो। 4 यूनिट की वैल्यू 200 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 800 रुपये हो जाएगी। और 5 यूनिट की वैल्यू 200 के हिसाब से कितनी होगी? 1000 रुपये हो जाएगी। तो दोनों का हिस्सा कितना आया? एक का 800 आएगा और एक का 1000 आएगा। तो यानी कि 800 और 1000 उनका प्रॉफिट हो जाएगा। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, वो दे रखा है x% ऑफ y इज इक्वल टू 2000 को दे रखा है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू 2000। x% ऑफ z इज इक्वल टू 4000। आपसे पूछा गया है रिलेशन बिटवीन y एंड z, y और z के बीच रिलेशन ज्ञात करो। देखो ये हम इसके बाई में कर दे, इसको डिवाइड कर दे तो ये यहां से कटेगा, ये यहां से कट जाएगा और ये निकल के आएगा कितना? 1/2। तो y में z इज इक्वल टू 1/2। हमें किसका रिलेशन बताना है? एक्स वाई का रिलेशन बताना है। तो यहां से क्या करोगे? ये देखिएगा z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 2y। तो एक्स वाई के बीच में रिलेशन कितना है? z इज इक्वल टू 2y, यानी कि एक z बराबर है 2y के। यही आपसे पूछा गया है, यही आपका आंसर होगा। फिर देखिएगा 10 साल में कोई धनराशि 3 गुना हो जाती। 10 साल में कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, कितने टाइम में वो राशि 2 गुना होगी? कितने टाइम में वो 2 गुना होगी? और आपको बताना है किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। याद करिएगा इसको। कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुना होती है, कितने वर्षों में वह 2 गुना हो जाएगी? देखो सिंपल सा, वो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग का यूज करना था। एक बात बताओ मेरे को, हम मानते हैं कि हमारे पास 10 रुपए थे, 3 गुना हो जाएंगे तो वो कितने रुपए हो जाएंगे? 30 गुना हो जाएंगे। और ये प्रोसेसिंग होती है कितने सालों में? 10 सालों में। आपको पता है कि 10 रुपए का मूलधन और 10 साल का समय रेट हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ब्याज कितना मिलेगा। 10 रुपए की राशि थी, 30 रुपए हो जाते हैं। 10 रुपए तो हमारे थे ही, आपके प्राप्त कितने हुए ब्याज के? 20 रुपए। कितने हुए? 20 रुपए। यहां से ये कटेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 20%। अब यही चीज हमें निकालनी है। 10 रुपए 10% की ब्याज दर से कितने समय में 2 गुना कह रहा है, तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 10। कितने रुपए मिलेगा? 10। इसको कर दो, रेट कितने? 20 है ना। इसको कर दो, 20 से ये कटेगा 5 बार, 10 से ये कटेगा 10 बार। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपका राइट आंसर क्या होगा? कितने सालों में हो जाएगी? 5 सालों में हो जाएगी। कितने सालों में होगी?
5 सालों में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। फिर है एक समलंब चतुर्भुज आपको दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज आपको दे रखा है और कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल स्क्वायर के बराबर है। आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर आपको निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको पैरेलल भुजाओं की दे रखी है आपको लेंथ 18 और 30, हाइट आपको दे रखी है कितनी? 24। और कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर है और आपको बताना है कि ये जो स्क्वायर बनेगा उसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा। कैसे निकालोगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की हम बात करें 1/2 इंटू पैरेलल भुजाओं का योग 30 और 18 48 गुना में हाइट 24, ये कटेगा कितनी बार? 24 बार। और ये किसके बराबर दे रखा है? स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर। और स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। ए की वैल्यू 24 आ गई। पेरीमीटर आपको निकालना है किसका? वर्ग का। वर्ग की भुजाएं कितनी? 4, तो प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर की है, तो पेरीमीटर हो जाएगा कितना? 4a। 4 गुना में 24 कितना? 96 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा नेक्स्ट, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है और सी किसी काम को 18 दिन में करता है। तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? तीनों का एलसीएम लेके इनके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो 10, 15 और 18 एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 90। ये कितने काम करता है? 9 काम करता है। ये कितना काम करता है? 6 काम करता है। और ये कितना काम करता है? 5 काम करता है। टोटल काम कितना है? 90। एक दिन में कितना करते हैं? 9 और 6 15, 15 और 5 20। कितना करता है भाई? 20। एक दिन में 20 हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 4.5 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएंगे? 4.5 दिन इसका आंसर हो जाएगा। और देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाइप और टंकी के ऊपर। कांस में बड़ा ही सेम पैटर्न लगेगा, लेकिन वहां पे क्या दे दिया? नल दे दिया। कह रहे कि ए नाम का कोई नल है, वो किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और बी नाम का जो नल लगा हुआ है वो किसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा, पूछा गया है कि फुल टैंक आपको करना है कितने समय में ये टैंक भरेगा। अब एक बात बताओ, एक नल भर रहा है, एक नल निकाल रहा है, तो ओवरऑल वो भरेगा कितना? क्योंकि जब भरने वाले की कैपेसिटी ज्यादा होगी तभी वो टैंक भरेगा ना। तो यहां से देखो 40 और 60 है, एलसीएम कितना आ गया? 120। अब ये 40 की दिन मिनट में भरता है 120 को, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा? 3 भरता होगा। और ये 60 मिनट लगाता है खाली करने में, तो ये 1 मिनट में कितना खाली करता होगा? 2 खाली करता होगा। तो एक चीज दिख रही है, ये नल खाली कर रहा है, ये नल भर रहा है। अब 3, हम एक बात देखें कि किसी टंकी के अंदर हम 3 बाल्टी पानी की डालें और 2 बाल्टी निकाल लें, तो ओवरऑल कितनी बाल्टी बचेगी उसमें पानी की? 1 बाल्टी। तो वैसे ही 3 भरता है, 2 निकालता है, 1 यूनिट बचेगी। और 1 यूनिट बचेगी तो यानी कि स्पीड कितनी होगी इसकी रिलेटिव? ओवरऑल 1 की स्पीड से भरेगा ये। और ये कितने मिनट में? या तो 120 मिनट, या फिर आपका आंसर हो सकता है कितना? 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे इसका आंसर हो सकता है। यही आपसे पूछा गया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो दे रखा है काम और समय के ऊपर। फिर से एक ही पेपर के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से। और आपका प्रश्न है
कि ए किसी काम को 60 डेज में, बी उसी काम को 40 डेज में और सी उसी काम को 30 डेज में करता है। कंडीशन दे दी यहां पे, ए और बी दोनों काम करते हैं कितने दिन तक? 3 दिन तक। इसके बाद ए बी के साथ में कौन आ जाता है? सी भी आ जाता है। आपसे पूछा गया है कि रिमेनिंग काम कब कंप्लीट होगा, रिमेनिंग काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कुछ है, आपको सारी चीजें दे रखी हैं। पहला तो हमें काम क्या करना है, इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। इसकी स्पीड कितनी है? 2। इसकी स्पीड कितनी है? 3। इसकी स्पीड कितनी है? 4। एक बात बताओ, शुरू के 3 दिन कौन कौन काम कर रहा है? ए और बी काम कर रहे हैं। ए और बी काम कर रहा है तो कौन कितना काम होगा? ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, टोटल कितना होगा? 5 काम होगा ना। और 5 काम होगा 3 दिन तक। 5 काम होता है 3 दिन तक, तो टोटल काम कितना हो गया? 15 काम हो गया भाई। 15 काम हो गया तो टोटल कितना था? 120 था। 120 में से 15 काम हो गया, बच कितना गया? 105 बच गया। अब बचे हुए काम को कौन करेंगे? ए बी और सी करेंगे। ये कितना करता है? 2, ये 3 और ये 4, 7 और 2, 9 काम करेंगे। इसको काट दो, यहां से कटेगा उतने पे। ये 9 से कटोगे तो 9 1 जा, यानी कि 9 से 1 बार कटेगा तो 1 शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 15 हो गया। 9 से फिर जाएगा कितनी बार? 1 बार, और फिर बचेगा कितना? 4, और नीचे कितना? 9। तो ये रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा? 11 से ही 4/9। आपसे पूछा जाता कि टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, तब आंसर चेंज होता। 3 दिन ये कर चुके हैं पहले और 11 ये लगते, तो टोटल काम पूछता तो होता कितना? 14 सही 4/9 दिन में। लेकिन आपसे पूछा गया रिमेनिंग वर्क आपको बताना है, ये निकाल के तो ये टोटल जो बचा हुआ आपका काम है वो कितने दिन में पूरा होगा? 11 सही 4/9 दिन में काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिएगा आगे जो हमारा क्वेश्चन है, एक रेशो का क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल इजी सा। हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रीवियस जो हमारी वीडियो हैं उनमें। और जो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी बच्चे आपके साथ साथ इन क्वेश्चंस को देख लें, जिनका आपके आने वाले टाइम में एग्जाम है, वो इनसे हेल्प ले सके। क्वेश्चन दे रखा है, रेशो of 3 number is 3:4:5। 3 संख्याओं का, 3 नंबर्स का रेशो 3:4:5 है। फिर आपको दे रखा है कि इन सभी का सम अगर 14,400 हो तो बी वाली संख्या बताए कितनी होगी। अब इसमें भी कुछ है, अनुपात हमें दे रखा है 5, 4, 9 और 3, 12। टोटल 12 यूनिट किसके बराबर है? 14,400 के। कितने गुना हो गए? 1200 गुना हो गए। बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। एक की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1200 है। 4 के हिसाब से 1200 की कितनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 12 × 48, यानी कि क्या आंसर होगा आपका? 4800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एक रेक्टेंगल का दे रखा है। रेक्टेंगल में हम देखें तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक आयत में एक रास्ता बनाया जाता है, और वो किधर की तरफ से? अंदर की तरफ से, इनसाइड। आपको दे रखा है कि रेक्टेंगल की लंबाई है वो 100 है, चौड़ाई है वो 80 है, और आपसे पूछा गया है अगर इस पाथ की लंबाई चौड़ाई हम बताएं तो चौड़ाई इसकी 10 मीटर है इस रास्ते की। आपसे पूछा गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताएं, पाथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पाथ आपको ज्ञात निकालना है, पाथ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक चीज देखो, बिना फॉर्मूले के हम इसको कर सकते थे बिल्कुल इजी से। अब ये लेंथ 100 है, 10 इधर से कम हो गई, 10 इधर से कम हो गई, कितनी कम हो गई? 20 कम हो गई। बड़े वाले इसका तो कितना आएगा? 100 गुना में 80, लंबाई गुना में चौड़ाई आएगा। लेकिन दूसरी साइड हम देखें तो रास्ते का हमें निकालना है, तो हम इस छोटे वाले उसका निकाल लें तो अपने आप बच जाएगा रास्ते का। अब ये 100 थी टोटल,
10 इधर से कम हो गई, 10 इधर से कम हो गई, बचेगी कितनी लंबाई, बचेगी इसकी 80 अंदर वाली आयत की, और चौड़ाई की कितनी 80, 10 इधर से चौड़ाई कम हो गई, 10 इधर से कम हो गई, बचेगी कितनी 60। बड़े का क्षेत्रफल कितना था 8000 था, और छोटे का क्षेत्रफल कितना है 4800 है। बाकी का कहां गया क्षेत्रफल, बाकी का रास्ते में गया, और रास्ते में गया तो कितना गया 3200, कितना गया 3200 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। आप फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, L प्लस बी माइनस 2W, और इंटू में कितना है 2W, निकालोगे तो लंबाई और चौड़ाई कितनी 100 और 80 कितना हो जाएगा 180 माइनस 2W, एक की वैल्यू कितनी 10, 2W की कितना हो जाएगी 20, और बाहर कितना है 2W यानी कि 20। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 160, और 160 इंटू 20 वही आपका आंसर कितना आएगा 3200। तो फॉर्मूला करने की रटने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, सीधा आप कॉमन सेंस लगा के, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। और देखिएगा दबा के लाइक और शेयर जरूर करें। देखो आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है हमें, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि प्रिंसिपल 7500 रुपए हो, प्रिंसिपल 7500 रुपए हो, प्रिंसिपल 7500 रुपए है यानी कि मूलधन, रेट आपकी 4% है, टाइम आपका 2 वर्ष है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है, सीआई बताना है। बताओ कैसे करोगे। अब एक बात बताइए मेरे को, 7500 रुपए की राशि है, 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर, और 7500 का 4% हम निकालेंगे तो 4% कितने के बराबर होता है 1/25, क्योंकि 4 बटा में 100 करोगे 1/25 आएगा, तो 7500 का 1/25वां हिस्सा हम निकाल दें, कितनी बार जाएगा ये 25 किया 75 300, और इधर से भी कितना आएगा 300, और ये करोगे कितना दूसरी साल चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो किसके ऊपर भी लगेगा पहले वाले के ऊपर भी लगेगा, और 300 का 1/25 निकालोगे तो ये कितनी बार जाएगा 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 12 रुपए क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और आ गया। टोटल 2 वर्ष का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 300 300 600 600 और 12 कितना हो जाएगा 612, इसका राइट आंसर है 612, इसका राइट आंसर है। आपसे पूछता कि साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज कितना होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है बराबर होता है, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है 612 इसका राइट आंसर होगा। और आगे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का, आपने पढ़े होंगे चीनी के मूल्य में इतने की वृद्धि हो गई, इतने की कमी हो गई, खर्चा इतना बढ़ जाता है, इतना कम हो जाता है, चीनी का नया मूल्य पुराना मूल्य, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे दे रखा है चीनी के मूल्य में 16.2/3% की बढ़ोतरी हो जाती है, और खपत है वो 20% से क्या हो जाती है कम हो जाती है, क्योंकि चीनी के दाम बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे चीनी कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो क्या होगी खपत कम हो जाएगी। आपसे पूछ रहे हैं कि खर्चे में परिवर्तन बताओ, खर्च परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। वो ये कह रहे हैं कि पहले जितने पैसे खरीद वो खर्च रहे थे अब कितने पैसे खर्च रहे, यानी कि परसेंटेज आपको बताना है कि कितना कम खर्चा होगा, परिवर्तन आपको बताना है, बढ़ेगा कि कम होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखो 16 से ही 2/3 कितना होता है 1/6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है चीनी का प्राइस और इधर कंजम्पशन खपत 6 था बढ़ गया तो 6 से कितना हो गया, पहले 6 रुपए में आया करती थी अब कितने में आती है 7 रुपए में आती है, और खपत कम हो गई, 1 हम करें 20% की फ्रैक्शन तो 1/5, यानी कि पहले 5 चीज खरीदा करते थे अब कितनी खरीद रहे हैं, एक कम खरीद रहे हैं यानी कि 4 खरीद रहे हैं।
तो पहले खर्चा कैसे आता था, 6 रुपए की चीज है 5 खरीदते थे तो पहले खर्चा कितने का होता था, 30 रुपए का होता था। अब चीज 7 रुपए की है, खरीद कितने रहे हैं, 4 रहे हैं, तो चीज कितने की होगी, 28 रुपए की होगी। अब 30 रुपए की चीज थी, 28 रुपए में आने लग गई, यानी कि 28 खर्चा करने लग गए। कितने की कमी कर दी, 2 की कमी कर दी, कितने के ऊपर, 30 के ऊपर। हमें कितने पे बतानी है, 100 पे बतानी है। ये कटेगा कितना, 20 बटा में 3, और ये आ जाएगा कितना, 3 6 2 और 3। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत की कमी आएगी खर्चे में। कितने में, 6 सही 2 बटा 3 की। पहले 30 खर्चते थे, अब 28 खर्चते हैं, तो कितना खर्च में परिवर्तन हो गया, 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत में आपका परिवर्तन होगा। और आगे देखिए क्वेश्चन, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो आपसे देखिए पूछा गया क्या, आपको दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे करके आपको कह रहा है कि ये ऐसी संख्याएं हैं वो लिखी हुई है कितने तक, 1000 तक। कितने तक लिखी हुई है, 1000 तक। और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। मतलब क्या है, 1 से लेके 1000 तक के हम गुणा करेंगे तो उसमें कितनी जीरो आएंगी वो आपको बताना है। अब देखो कैसे निकालोगे, जीरो कैसे आ सकते हैं, या तो 2 और या फिर आपका 5 हो। दोनों में से हमें दोनों ही चाहिए जीरो निकालने के लिए, क्योंकि 5 और 2 की गुणा करेंगे तभी तो जीरो मिलेगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम सोल्व, 1000 कितने से करें हम, जो भी कम आएंगे वो उन्हीं से भाग देना है हमें। कम कितने आएंगे, 5, तो 5 से करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 200 बार। 5 से करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 40 बार। 5 से करेंगे ये कितने बार जाएगा, 8 बार। और 5 से करेंगे ये कितने बार जाएगा, 1 बार। ये टोटल किसकी संख्या आएगी, जीरो की संख्या आएगी। और ये कितने आ जाएगी बच्चे, ये आएगी 249। 1 से 1000 की गुणा करेंगे तो इसमें कितनी जीरो प्राप्त होंगे, हमें 249 जीरो प्राप्त होंगी। कितनी जीरो प्राप्त होंगी, 249। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आपको अगर ये कहता 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 5, ठीक है। अब इसमें कहता तो हम क्या करते, इसकी गुणा करके देख लेते एक बार। 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। कितनी जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, 1 आ रही है। यही तो हमने किया है, 5 थी उसको कितने से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, कितनी जीरो आएंगी, 1 जीरो आएंगी। तो यही आपका राइट आंसर होगा, और वो आंसर होगा कितना, 249। आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो दे रखा है 5 की पावर 64 और डिवाइड बाय में है 26। आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ। अब ये तो होगी दिक्कत भाई कि हम 5 को 64 बार गुणा करें और फिर 26 से भाग दें, ऐसा तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसको कैसे सोल्व करना है, एक बात बताओ मेरे को, हम ऐसी संख्या बना सकते हैं कोई जो 26 से एक कम या एक ज्यादा हो और ऊपर बन जाए, यानी कि या तो 25 बन जाए या हमारी 27 बन जाए, तो हम कर सकते हैं इसको। अब देखो ये बन जाएगी आराम से, कैसे बनेगी, 5 की पावर 2 और यहाँ पे कितना 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा, यही चीज है। और नीचे हमने लिखा कितना 26। 5 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 25, और ये कितना है 32, और नीचे कितना है 26। अब देखो 25 26 हो गया बराबर, एक कम या एक ज्यादा चाहिए हमें। अब यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और ये पावर कितनी है 32 है, डिवाइड बाय में कितना है 26। माइनस की पावर जब इवन नंबर में होती है तो पॉजिटिव आता है। 1 की पावर 32 होगी, कितना आएगा 1 बाय में 26, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। देखो कैसे होगा, अगर हम एक काम करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखें। हमें ये कह रहा है
कि 5 की पावर 2 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते थे ना, 25 और 6 से 6 चौका 24, यानी कि कितना बचता, 1 बचता। हम इसको ऐसे भी तो सोल्व कर सकते थे, 5 की पावर 2 है, बाई में 6 है, एक कितना कम है, 1 कम है, और पावर कितनी है 2, बाई में 6 पॉजिटिव है, तो ये कितना आएगा 1/6। तो वही तो चीज है और वही हमने कर दिया अभी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना निकल के आएगा, 1 इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको दे रखा है नाव और धारा से। नाव और धारा से, तो पहले मेरे को ये बताइए, जब पानी की दिशा में कोई नाव चलती है तो उसकी स्पीड कम होती है कि ज्यादा होती है? जिधर पानी बह रहा है, एक बात बताओ, आप नहर वगैरह में नहाने के लिए जाते हैं तो जिधर पानी का बहाव होता है उस साइड आप जाते हैं तब जल्दी पहुंचते हैं कि उसके ऑपोजिट में जाते हैं जब जल्दी पहुंचते हैं? तो सीधी सी बात है भाई, जिधर पानी बहेगा उधर ही हम ज्यादा स्पीड के साथ चलेंगे। तो जब नाव की चाल और पानी की दिशा में होती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है, और ऑपोजिट में होते होते हो कम होती है, यानी कि घट जाती है रिलेटिव स्पीड। अब देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है, और विपरीत दिशा में दूरी, विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटे में तय करती है, विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटे में तय करती है। आपसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल बताएं, शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है। शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है तो कैसे करोगे? तो देखिए बच्चे, जब भी दिशा में जाएगी, पानी की दिशा में नाव जाएगी तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, और जब भी ऑपोजिट में जाएगी तो स्पीड क्या होगी, घटेगी, और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। आपने देखा होगा जब आप किसी बस को पार कर रहे होते पीछे से उसी की दिशा में, तो आपको पार करते इसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जितनी बस की स्पीड होती है उतनी आपकी होगी तो पार ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी स्पीड बस से ज्यादा होगी तो आप उसको पार कर दोगे, लेकिन टाइम लगेगा। और एक ऑपोजिट दिशा में जाते हो तो एकदम से जाते हो, यानी कि वहां पे क्या होती है, बस की और आपकी स्पीड जुड़ जाती है। वैसा ही धारा में ऑपोजिट होता है, सेम डायरेक्शन, स्पीड क्या होगी प्लस, लेकिन बस के समय में क्या होता है, माइनस होती है। अब देखो, बोट प्लस वाटर इज इक्वल टू 48 बाई में 3, यानी कि कितनी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट माइनस वाटर, बोट और पानी की स्पीड का अंतर कितने का आएगा, तो ये 48, क्योंकि इसी स्पीड से तो तय करेगी, पानी की दिशा में क्या होगा, जुड़ेगी, और पानी के ऑपोजिट क्या होगा, घटेगी, और घटती है तो क्या होगी, स्पीड कम होती है। तो 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो ये कितना टाइम, कितनी स्पीड से तय करेगी, 48/4 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हमें एक चीज निकालें, वाटर से वाटर कट जाएगा, ये कितना हो गया, 2 वॉट इज इक्वल टू 16 और 12 कितना होगा, 28, 2 से कितनी बार जाएगा, 14 बार, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर है। आपसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है, और नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, वो आपका क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है, तो इस कॉन्सेप्ट का आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी खंबे को, किसी बिंदु को पार करती है तो वो अपनी खुद की दूरी तय करती है। लेकिन जब वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी प्लस पुल और सुरंग की दूरी को पार करना होता है, तभी वो रेलगाड़ी पूर्ण रूप से उसको पार कर पाएगी। आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ट्रेन है, उसकी दूरी कितनी है, 540 मीटर है, और स्पीड कितनी है, स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहे हैं
यह गाड़ी 160 मीटर लंबी 160 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। आपसे पूछा गया है कि कितना समय लेगी। आपसे पूछा गया है कितना समय लेगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यूनिट बराबर करनी पड़ेंगी। इधर मीटर है, इधर भी मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आप बदलोगे तो कितने से भाग दोगे, कितने से भाग दोगे बच्चे, 5/18 से, यानी कि कितनी, 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है। और दूरी कितनी तय करनी है, 154 ट्रेन की है, सॉरी 540 ट्रेन की है, और सुरंग की कितनी 160, इतनी दूरी तय करनी है। टाइम आपको निकालना है, सभी को पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 540, 160 और स्पीड कितनी है 20। कर दो इसको सोल्व, 540 और 160 करोगे ये कितना आएगा 700 और ये कितना 20, आंसर आ जाएगा कितना 35 सेकेंड। कितना आ जाएगा भाई 35 सेकेंड, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। और आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो फिर से एचसीएम एचसीएफ के बारे में पूछ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हर एक पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क एलसीएम एचसीएफ इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। इन दोनों तीनों चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको क्षेत्रफल वाला चैप्टर है, एक भी पेपर ऐसा नहीं निकला है जिसमें क्षेत्रफल से प्रश्न ना पूछा हो। क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का 12 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। फिर दे रहे हैं यदि एक संख्या 93 हो, यदि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 93 और कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग, एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे रखा है आपको 403। मैं फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एक संख्या 93 हो, यदि एक संख्या 93 हो और एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 हो, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है। अब कैसे निकाल सकते थे इसको निकाल सकते हैं हम, देखो कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ मान ले x, एलसीएम कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। ये क्या है भाई एचसीएफ, ये क्या है हमारा एलसीएम। और हमें एक चीज दे रखी है कि एचसीएम और एलसीएम का योग कितना है, तो हमारा तो योग कितना रहा है 12x और एक 13x, और इसने कितना दे रखा है 403। काट दो, 13 तिया 39, 13 कम 13 x एचसीएफ की वैल्यू पता लगे कितनी 31। एलसीएम कितना होगा 12 गुना है, 31 गुना में 12। हम नहीं करेंगे गुना, जरूरत ही नहीं है गुना करने की, हमें निकालना है क्या दूसरी संख्या। तो हमें एक चीज का पता है कि पहली गुना दूसरी संख्या होती है एलसीएम गुना में एचसीएफ, एलसीएम गुना में एचसीएफ। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, एक संख्या हमारे पास 93 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एचसीएफ हमारा 31 है और एलसीएम हमारा 31 गुना में 12 है। काट दो, 31 से कटेगा ये कितनी बार 3 बार, 3 से कटेगा ये कितनी बार 4 बार, कितनी आएगी संख्या 124। राइट आंसर, बस हो गया फिनिश। कितनी आएगी आपकी दूसरी संख्या 124 आएगी भाई। और देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से कमेंट करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धुआं कर देंगे भाई सारे क्वेश्चनों को। सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस जो वीडियो बनाई है हमने एनटीपीसी की, उनमें ऐसे ही पैटर्न के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे और वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है कि दो नल हैं, ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में, ए और बी दो नल हैं,
अभी बताया था ना मैंने नल का क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है 20 और 30। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। 8 घंटे के बाद ए वाले नल को क्या कर दिया जाता है, खराबी आ जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है। आपसे पूछ रहे हैं तो पूरी टंकी है वो कितने समय में भरेगी, पूरी टंकी है वो कितने समय में भरेगी, वही चीज वही पैटर्न, कितना 60, कितना भरता है 3 बाल्टी पानी की डालता है, ये कितना डालता है 2। 8 घंटे तक तो दोनों चलते हैं ना, 1 घंटे में कितने डालते हैं 5 बाल्टी पानी की डलती हैं, 8 घंटे में कितने डलेंगी, 8 घंटे में 5 की हिसाब से कितने डलेंगी भाई 40 बाल्टी डल जाएंगी। हमें डालनी कितने 60 डालनी है, 60 थी 40 डाल दी, बच कितनी गई 20 बाल्टी डल गई, 20 बाल्टी अभी और डालनी है। लेकिन अब तो क्या हो गया, ये बड़ा नल है वो खराब हो गया, अब भरेगा कौन सा, अब तो एक ही नल बच गया और वो भरेगा कौन सा बी वाला नल। तो 20 की 2 के हिसाब से कितने समय में भर जाएगी टंकी है वो 10 घंटे और लगेंगे। आपसे कह रहा है कि पूरी टंकी बतानी है कितने समय में भरेगी पूरी टंकी, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि रिमेनिंग बताओ, रिमेनिंग होता तो 10 उत्तर लिख देते। पूरी टंकी कह रहे हैं ना, पूरी टंकी कितनी 8 घंटे तो दोनों चले हैं और 10 घंटे अकेला चला है, पूरी टंकी कितने समय में भरेगी 18 घंटे में पूरी टंकी है वो क्या हो जाएगी भर जाएगी। ठीक है, और देखो आगे क्वेश्चन। भाई लाइक और शेयर जरूर कर दो वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है तो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है कि किसी स्थान पे 200 सैनिकों के 50 दिनों का खाना है, किसी स्थान पे 200 सैनिकों का 50 दिन का भोजन आपको दे रखा है। 200 सैनिक है किसी मिलिट्री स्टेशन में, वहां पे 50 दिन का खाना है। 10 दिन बाद 50 नए सैनिक और आ जाते हैं, कितने दिन बाद 10 दिन के बाद 50 नए सैनिक और आ जाते हैं। कह रहे हैं तो ज्ञात करें बाकी बचा हुआ खाना कैंप में कितने दिन और चलेगा, कितने दिन और चलेगा। अब एक बात बताओ मेरे को, 200 सैनिकों का 50 दिन का खाना था, 10 दिन के बाद आते हैं तो 10 दिन तक तो कितने लोगों ने खाया है 200 लोगों ने खाया है ना, 200 लोगों ने खा लिया 10 दिन का, तो बच कितने का गया 200 सैनिकों के 40 दिन का खाना बच गया। लेकिन अभी 200 सैनिक नहीं रहे, इस खाने को खाने के लिए कितने हो गए 50 और आ गए सैनिक, कितने हो गए 250 हो गए। दिन बताओ कितने चलेगा, वही काट दो 0 से 0, 25 अट्ठा 200, डी की वैल्यू कितने आ गई 32। आंसर बताओ भाई क्या था इसमें, आंसर कितना होगा 32 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, उनको अभी हम सोल्व कर देते हैं फटाफट से। देखो आगे का हमारा क्वेश्चन दे रखा है 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन है। 40 इनिंग्स में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 50 रन है। एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर उच्चतम और न्यूनतम पारी में अंतर 172 है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट पारी का अंतर दे रखा है तो घटा होगा ना, हाईएस्ट और लोएस्ट पारी का अंतर 172 है। आपसे पूछ रहे हैं अगर दोनों पारियों को निकाल दे तो उसका औसत है वो 48 हो जाता है। दोनों पारियों को निकाल दें तो औसत कितना हो जाता है 48 हो जाता है। आपसे पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट स्कोर उसका क्या है, उच्चतम स्कोर क्या है, कैसे निकालेंगे हाईएस्ट स्कोर आपको बताना है। हाईएस्ट स्कोर कैसे निकालोगे बच्चे, हाईएस्ट स्कोर निकालेंगे हम किस प्रकार से, देखो 40 इनिंग है, 40 इनिंग में औसत कितना है 50 है, टोटल रन कितने हुए उसके 2000 हुए है ना, और 2 पारियां निकाल दे हाईएस्ट और लोएस्ट तो उसका एवरेज कितना हो जाता है 48 हो जाता है।
दो पारे निकालेंगे तो कितनी 38 और ये कितनी 48। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 48 की 38 से गुना करेंगे तो 8 8 64 6 8 चौका 32 32 और 6 38 8 तिया 24 2 4 3 12 और 2 14 4 8 4 12 4 3 7 और 1 8 और ये 1824। बताओ मेरे को, पहले 2000 रन थे अब 1824 हो गए तो अंतर कितने का आ गया 176 का आ गया। और हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी को हमने निकाला तो हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का योग कितना है 176 है। हो गया ना क्वेश्चन, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का योग 176 है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का स्कोर 172 है। आपसे पूछा है कि उच्चतम स्कोर बताइए, ये कटेगा ये कितना 2h और ये कितना आएगा 8 4 और ये 3 तो 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 2 1 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8 174। तो हाईएस्ट स्कोर कितना है 174। लोवेस्ट पूछता तो भी बता देते, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में 172 का डिफरेंस है, 172 का डिफरेंस करोगे तो लोवेस्ट कितना आएगा 2। हाईएस्ट स्कोर कितना है 174 है, लोएस्ट स्कोर कितना है 2 है। आपसे पूछा कौन सा गया है हाईएस्ट पूछा गया है 174, लोएस्ट पूछता तो कितना होता 2 होता। आंसर आ गया आपका। और देखो मजा आ रहा है क्या, बताओ भाई को क्वेश्चन नहीं। थोड़ा सा भी कोई पढ़ा है ना आराम से पेपर में अच्छा स्कोर करके आएगा। मुझे सभी बच्चों से यही उम्मीद है कि जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो बहुत अच्छे से इसको करके आएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत आपको लेनी नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। आपसे पूछा गया है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का सीपी और 4 वस्तुओं का एसपी। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का औसत अनुपात है वो 3:4 है, 3:4 है। लाभ या हानि बताएं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको बताना है। बताओ जल्दी से कैसे होगा। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है। पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी करवा चुका हूं, जल्दी से बता दो मेरे को। कमेंट देख रहा हूं मैं तुम्हारे, बताओ जल्दी से। देखो 5 वस्तुओं का सीपी 4 वस्तुओं का एसपी, रेशो कितना है 3:4। कर दो गुना गुना कर दो, 20 सीपी बराबर 12 एसपी, 20 सीपी बराबर 12 एसपी। काट दो, 2 से कटेगा 4 से काट दे, 4 3 12 4 5 20, 5 सीपी बराबर में 3 एसपी। सीपी की वैल्यू इधर भी करके दिखाऊंगा कैसे आती है इधर। ये देखो 5 सीपी बराबर में 3 एसपी, इधर ये गुणा में इधर जाके किसमें होगा भाग में होगा, और इधर ये गुणा में इधर आके किसमें होगा भाग में आ जाएगा। देखो सीपी बराबर 3 आ रहा है, एसपी बराबर कितना आ रहा है 5, यहाँ पे दिख रहा है ना। सीपी बराबर 3 एसपी बराबर 5। सीपी और एसपी का हमें रेशो पता लग गया। सीपी कितना है भैया 3, एसपी कितना है भैया 5। 3 रुपए की चीज थी, कितने में बेच रहे हैं 5 में। कितने का फायदा हो गया 2 का कितने पे 3 पे, 2/3 कितना होता है, उड़ा दो इसको, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। हो गया ना। और देखो ऐसे काम नहीं चलने वाला है इतने से क्वेश्चनों में। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया एक और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये चैप्टर तो मूल्यों पे रख दो भाई। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, टाइम्स में हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, मेंसुरेशन हो गया। अंगुलियों पे टिप्स पे याद होने चाहिए। एक निश्चित धन 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.25 गुना हो जाता है। एक निश्चित धन 2 सालों में 2.25 गुना हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है। आपसे पूछा है
की ब्याज की दर बताओ। 2 साल आगे ना, सीधी सी बात है भाई, 2 साल आगे ना हमें कुछ ना करना, हमें क्या करना है, 2 साल का ये कर दो, हम रूट कर दें, ये निकल के आएगा कितना 1, ये कितना आएगा 1.5। 225 किसका होता है 15 का, 2 के बाद 10 कितने में आएगी 1 में आएगी। 1 रुपए की चीज थी, कितनी हो गई 1.5 हो गई, कितनी बढ़ गई 5, यानी कि 0.5 कितने पे 1 पे, पॉइंट हटाओगे कितना 10, और इधर को कितना है गुना 10 से करोगे तो कितनी बार 10 बार, कितने आगे रेट 50% हो गया ना क्वेश्चन। कितने आगे हमारी दर 50%, 50%। एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, ये और उड़ा देते हैं अभी 1 मिनट में। देखो एक आदमी है, वो बैंक से कुछ पैसे लेके आता है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति बैंक से 4,000 रुपए लेता है और ब्याज की दर होती है 9%, और 1 साल के बाद बैंक को 2,000 रुपए वापस दे देता है। 1 साल के बाद बैंक को 2,000 रुपए लौटा दिए। वो कह रहा है कि 1 साल के बाद बैंक को वो कितने रुपए और दे कि उसका कर्ज क्या हो जाए, कर्ज मुक्त हो जाए वो। बताओ 4,000 रुपए की राशि थी, 9% की दर पे बैंक से लेके आता है, 1 साल के बाद बैंक को 2,000 दे देता है। बताओ अगले साल बैंक को कितने रुपए दे कि कर्जा मुक्त हो जाए। देखो भाई, पहले साल वो कितने पे ब्याज देगा, 4,000 रुपए की राशि है, 9% की दर है, 1 साल के लिए वो इतने का ब्याज देगा ना। दूसरी साल वो 2,000 रुपए दे देगा इसमें से, उसके पास बचेंगे कितने 2,000 रुपए। 2,000 रुपए पे 9% की ब्याज दर से वो फिर से ब्याज देगा, यानी कि टोटल इतने रुपए दे के आएगा। काट दो इसको, 20 से 20, 20 से 20, ये कटेगा 9 चौका 36, 360, इधर से आएगा 180, कितने का ब्याज हो गया 0, 4, 4 और 1 5, 540, 540 रुपए का तो ब्याज हो गया। अब 4,000 रुपए लेके आया था, 2,000 रुपए लौटा दिए, अभी राशि कितनी बची हुई है उसके पास 2,000, ब्याज कितने का 540 का, 2,000 रुपए की राशि है, 540 का ब्याज है, कितने हो जाएंगे 2540। 2540 दे दो भाई, बैंक से कर्जा मुक्त हो जाएगा। ठीक है, 2540 में क्या हो जाएगा, बैंक से कर्जा मुक्त हो जाएगा। यही आंसर है 25, 40, 2540। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, एक चैप्टर का नाम सुना होगा आपने, मिक्सर एलिगेशन, मिश्रण। मैंने पहले भी करवाया था ना, दूध इतनी बार डालता है इतनी बार निकाल लेता है, ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने एक बार पहले भी। देखो अब क्या पूछा गया है मिश्रण वाले चैप्टर से। ये चीज बताई थी मैंने, जो चीज डाली जाती है उसमें परिवर्तन होता है, रिमेनिंग सीम के चीज क्या होती है सेम रहती है। इसमें कह रहा है 50 ग्राम सोने में, 50 ग्राम के सोने और चांदी के मिश्र धातु में 80% सोना है, गोल्ड है और सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर है। आपको कह रहा है सोने तथा चांदी के मिश्र धातु में 80% सोना है, सोने में कितनी मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाई जाए, सोने की कितनी मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाई जाए कि नई मिश्र धातु में सोना 95% हो जाए। तो 80% सोना है तो 20% क्या होगी चांदी होगी। अब कह रहा है कि कितनी राशि इसमें सोने की मिला दें कि 95% सोना हो जाए, 95% होगा तो ये कितने हो जाएगा 5% होगा। अब देखो कट रहा है ना, 5 से कितनी बार 19 बार, 5 ये आपका 20 से 4 बार, तो सोना मिला रहे हैं, चांदी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न भी ऐसा ही दे दिया कि परिवर्तन है ही नहीं। तो एक बात बताओ मेरे को, ये कितनी यूनिट है 5 यूनिट है, लेकिन वो कह रहा है कि कितनी बराबर है 50 ग्राम के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ पे देखो 4 था पहले, सोना कितना हो गया 19 हो गया, कितना मिला दिया 15 मिला दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 15 की 10 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 150, यानी कि कितने ग्राम मिला दिया भाई 150 ग्राम मिला दिया। बस हो गया आंसर, बस हो गया आंसर अपना, इतना ही करना था। देखो फिर से 50 ग्राम का एक मिश्रण है, उसमें सोना 80% है, उसमें कितना सोना और मिलाएं कि सोना 95% हो जाए। अब देखो 80% सोना था, 20% चांदी होगी, और फिर 95% सोना करना है तो 5% सिल्वर हो जाएगा। काटा हमने देखा यहाँ से 1 1 है, क्योंकि सोना मिलाएंगे तो चांदी में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, किसमें होगा सोने में होगा।
एक 4 1 19, तो 1 से 1 रह गया, 4 था पहले 19 हो गया, कितने बढ़ गए 15 बढ़ गए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है, कितनी बार 150 ग्राम। फिनिश। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए, लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई।